नमस्कार, मैं हरिओम जाटव, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर। आज हम आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है न्यूरो कंट्रोल सिस्टम। ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे और इसको हम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। न्यूरो कंट्रोल सिस्टम की जो व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि शरीर की इंफॉर्मेशन इसमें रिसीव होती है, ब्रेन में फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है और फिर बॉडी पार्ट्स को कमांड भेजा जाता है। यानी कि एक्शन प्लस रिएक्शन ये होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप समझें कि जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, छूते ही आप जो है हाथ हटा लेते हैं। तो छूने में और हाथ हटाने के बीच में जो प्रक्रिया है, ये जो है ये प्रक्रिया न्यूरो कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आती है। जैसे आपने छुआ तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वह इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते ब्रेन में गई। ब्रेन में वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि हाथ को हटाना है। तो वहाँ पर से जो भी प्रोसेसिंग हुई इंफॉर्मेशन की, ये देखा गया कि किस चीज़ से टच हुआ है। प्रोसेसिंग होने के बाद डिसीजन लिया गया, डिसीजन लेने के बाद फिर दोबारा वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन के माध्यम से आपका हाथ एक्शन में आता है, जिससे आप हाथ हटा लेते हैं। तो ये न्यूरो कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। मेन पार्ट क्या होते हैं न्यूरो कंट्रोल सिस्टम के? तो न्यूरो कंट्रोल सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं उसमें? तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आ जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड कई लोग नहीं जानते होंगे, तो ये क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड? ये आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती है और हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये पहला, क्योंकि इसमें 3 मेजर कंपोनेंट जुड़े हुए रहेंगे किसमें? न्यूरो कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत। तो पहला न्यूरो कंट्रोल सिस्टम आता है, उसका जो बड़ा मेजर हिस्सा होता है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। इनके मोस्टली काम क्या होते हैं? जैसे थिंकिंग है, मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, इमोशंस है और वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल। यानी वॉलंटरी मतलब ऐसी मूवमेंट जो आप, जैसे मैं हाथों को हिला रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब वॉलंटरी मूवमेंट है। यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो हाथों को स्थिर कर सकता हूँ या फिर अपना बोलना बंद कर, ये वॉलंटरी मूवमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने मेन कंट्रोल रूम। ठीक, फिर दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ये होता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नर्व्स उसके अंतर्गत आ जाती हैं। किससे? ब्रेन, वो नर्व जो ब्रेन से भी निकल रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, ये सारी नर्व किसमें आ जाती हैं? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि बॉडी पार्ट से कमांड सिग्नल लाना। यानी कि तो बॉडी पार्ट से सिग्नल लाने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए हमारी उंगलियां हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने किसी पेन से हमने इसको चुभाया, ये देखिए जैसे ये हमने चुभाया, अब चुभाते ही शरीर को लगा, तो ये जो सिग्नल यहाँ से हमारे ब्रेन तक जाएगा, ये जिस नर्व के थ्रू जा रहा है ना। और तो एक तो यहाँ से सिग्नल लेके जाना है, दूसरा अब ये यहाँ पर ऐसा टच है, दिमाग को पता चला दर्द हो रहा है, तो वहां से जो दूसरा कमांड लेकर जो आने वाली नर्व है, वो दोनों नर्व, एक इसको जो यहाँ आपको जो पता चल रहा है इसको बोलेंगे सेंसरी नर्व। ठीक, आपको पता चल रहा है ये चुभ रहा है, पेन का एहसास हो रहा है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है। अब मोटर न्यूरॉन वहां से कमांड लेकर आएगी कि नहीं, ये ज्यादा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, इसको हटाना है। तो वो कमांड जो है मोटर नर्व के थ्रू आएगी और मैं हाथ को ऐसा हटा लूंगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ ही ये एक तरह की वॉलेंट्री मूवमेंट है। यानी आप चाहे तो इसको रखे रहिए, चाहे तो आप जो है इसको हटा लीजिए, ये आपके कंट्रोल के ऊपर है।
तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट होने के साथ-साथ आप चाहे तो सिग्नल मिल रहा है बट उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये रहता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने एक तरह का वायरिंग या कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे हमारे आपके घरों में केबल टीवी के लिए जो केबल बिछी रहती है, ठीक है? तो वो क्या करती है, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाती है। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहला हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, दूसरा हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। अब जैसे इसके नाम से ही आप समझ लीजिए कि ऑटोनॉमिक यानी कि ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है ना? ये हम इसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ही बॉडी में धीरे-धीरे रिलैक्स होता है। उसके रिलैक्सेशन के लिए आप एक माहौल बना सकते हैं बट ये अपने आप ही बॉडी में सिस्टम में चलता रहता है। ये आपके कंट्रोल से बाहर। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है हमारी इच्छा के बिना ये काम करता है। जैसे हार्ट बीट, आपके हृदय का धड़कना जो पंपिंग चल रही है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, बीपी कंट्रोल है, स्वेटिंग है ना? तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये स्वतः ही चल रही। तो ये प्रक्रियाएं अगर मान लो हमारे कंट्रोल में होती, ये वॉलेंट्री मूवमेंट होती, तो कभी मान लो हम भूल गए, सांस लेना भूल गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी हमारा मन किया कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं और दिल ने धड़कना बंद कर दिया क्योंकि हमारा ध्यान ही वहाँ नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने, हरि ने कुछ सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा है, जो कि अपने आप ही काम करते हैं। तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं। सो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली शरीर में चलती रहती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बोला जाता है इमरजेंसी फाइट या फ्लाइट सिस्टम। ये कैसे काम करता है? तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, इमेजिन करें आप किसी सुनसान सड़क पे जा रहे हैं, सडनली एक 10 फीट का सांप फन फैलाए आपके सामने खड़ा हो गया। उस समय आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया करेगा? तो अचानक आप महसूस करेंगे आपका शरीर दो कंडीशन में जा सकता है। या तो वो कोशिश करेगा कि उस सांप को मारे यानी कि फाइट करे, या फिर शरीर कोशिश करेगा कि आप उससे भाग जाएं, यानी कि या तो फाइट करेंगे या फ्लाई करेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो अगर मारते हैं या भागते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पैरों में और हाथों में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपकी हार्ट बीट का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। उस समय डाइजेशन का काम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में लड़ना है या भागना है। ठीक। आँखें थोड़ा ठीक से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आँखों की पुतलियाँ फैल जाएँगी, है ना? तो वो ठीक से आइडेंटिफ़ाई करना है, चीज़ों को बारीकी से उस पे एक्शन लेना, तो उस समय हमारी आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं इस तरह से। फिर मज़ल, जो खून है वो ब्लड में जो खून है वो मज़ल के अंदर बढ़ा दिया जाता है और आपका बीपी इस वजह से बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, ये फाइट या फ्लाइट यानी इमरजेंसी मोड में ये काम करता है। ठीक। तो उस समय ये सिस्टम नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनालिन जैसे हार्मोन को रिलीज कराता है जो आपकी एड्रिनल मेडुला में बनते हैं। सो इस हार्मोन के प्रभाव की वजह से आपके हार्ट का रेट बढ़ जाता है,
मसल्स में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और पैरों की तरफ रक्त संचार बढ़ता है और डाइजेशन को सडनली रोक दिया जाता है। उस समय भी जब डाइजेशन को रोका जाता है तो 2 कंडीशन हो जाती हैं। या तो डाइजेशन एकदम से रुक जाएगा, तो उस समय किसी-किसी का यूरिन लीकेज कर जाता है, पॉटी भी थोड़ी-सी लीकेज कर सकती है, निकल सकती है। क्योंकि उस समय इमरजेंसी में शरीर ये नहीं उसको सिस्टम को तुरंत जो है शट डाउन करना है, क्योंकि वहाँ पर अभी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं, अभी तो जान बचाने की ज़रूरत है। इसलिए वो कंडीशन डेवलप होती है। तो ये होता है हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम। दूसरा हमारी बॉडी में होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, है ना। एक है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, यानी इमरजेंसी मोड में काम करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रेस्ट मतलब बॉडी को कूल करना, शांत करना, और जो डाइजेशन सिंपैथेटिक सिस्टम ने रोक दिया था उसको दोबारा फिर शुरू कर देना। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होगा, ठीक उसके उल्टे, हार्ट रेट को कम करेगा, डाइजेशन को बढ़ा देगा, रिलैक्सेशन को इंक्रीज करेगा, बॉडी रिलैक्स होगी और आपके शरीर का हीलिंग शुरू हो जाता है। तो स्लीप रेस्ट में ये एक्टिव होता है। तो ये कब एक्टिव होता है, जब आप नींद लेते हैं, जब आप शांत बैठ के रेस्ट कर रहे हो, तब ये एक्टिव होता है। अब अगर ये घटना, यहाँ पर हम एक और चीज़, चूँकि ये मैकेनिज़्म तो चल रहा है, पर इस मैकेनिज़्म के साथ हम कुछ और चीज़ें भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन बोलिए, क्योंकि शरीर, हो सकता है वो सिचुएशन इमरजेंसी ना हो, पर अगर कोई सिचुएशन आपके शरीर को लगने लगे कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिव रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में कोई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी का बेटा एक्सपायर कर जाता है, उस समय उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, या लड़ाई बार बार करता है, झगड़ा बहुत बार बार करता है, टेंशन या तनाव आप लेते हैं, ऑफिस का वर्कलोड इतना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसकी वजह से जब ये बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो आपकी बॉडी का जो हार्ट रेट है वो हमेशा इंक्रीज रहेगा। ठीक, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बना रहेगा, यानी एक तरह का तनाव क्रिएट हो जाएगा फिर, क्योंकि बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है कि एक्शन करना फिर रिलैक्स होना, लेकिन उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। फिर क्या करेगा, आपका डाइजेशन को हमेशा रोक के रखेगा और जो है आपकी आंखें हमेशा फैली हुई रहेंगी, है ना। तो जब स्ट्रेस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे समय पर सडनली, जहाँ आपको या तो भागने के बारे में सोच रहे हैं या आप लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब बॉडी को इन सिचुएशन का बार बार सामना करना पड़ता है, तो वह सिंपैथेटिक मोड में चली जाती है। तो इससे जो आने वाली बीमारियां हैं, तो एक तो उसमें क्या आ सकती है, देखिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा, डाइजेशन स्लो, तो कभी कब्ज होगी, कभी लूज मोशन होगी, क्योंकि डाइजेशन हमेशा आपका रुका हुआ है। ठीक, ज़्यादातर मामलों में कब्ज के केस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मसल में पेन आएगा, चूँकि भिड़ने या भागने के लिए हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी में एक मैकेनिज़्म है जो बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो उसके लिए जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिज़ोल हार्मोन है,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे हार्मोन है, ग्लूकागोन है, तो ये बॉडी में एक शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं। क्योंकि आपके जीवन में बार-बार वो सिचुएशन आ रही है, तो आपका एक हार्ट रेट मेंटेन कर दिया जाता है कि भई ये व्यक्ति जो है बार-बार इसी सिचुएशन पे आ जाता है, तो इसका हार्ट रेट इतना रख देते हैं, क्योंकि बार-बार सिस्टम को अप डाउन नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए उसको उतना एक कैटेगरी बना देते हैं कि इसके जीवन में इतना है तो इसके लिए इतनी शुगर, तो एक रेंज ही फिक्स कर देता है बॉडी में, ठीक? शुगर है, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, डाइजेशन आपका डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वो फिर वो जो है बराबर काम नहीं कर, क्योंकि रिलैक्स मोड में वो जा नहीं रहा है। तो ये कुछ बीमारियाँ आती हैं। फिर आपको नींद बराबर नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ठीक इसके अपोज़िट काम करता है, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है। यानी ये आपको काम डाउन करेगा, आपके डाइजेशन को मजबूत बनाएगा, आपकी नींद अच्छी करेगा, इस तरीके से ये आपको हेल्प करता है ना? तो आपका हार्ट रेट डाउन करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन और हीलिंग शुरू होगी। तो न्यूरोथेरेपी में हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और आपके बॉडी में जो मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो गया, उसको भी हील किया जा सकता है। ठीक, अब हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। तो न्यूरो कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन होगा, कोई भी चेंज, जैसे मान लो आप हीट है, पेन है, साउंड है, लाइट है या टच है, इससे आपको स्टिमुलेशन मिलेगा। किसी भी, मान लो हीट है तो कोई गर्म चीज़ से आप जो है आपने छू लिया है, कोई चीज़ चुभ गई है तो उससे पेन होगा, या कोई साउंड सडनली आके कोई चिल्ला दिया, स्क्रीम कर दिया, या सडनली लाइट जला दिया, या टच किया किसी ने, तो सडनली ये इस तरह से स्टिमुलस उसको बोला जाता है। फिर स्टेप 2 में रिसेप्टर्स, तो हमारी स्किन, आईज एंड ईयर स्टिमुलस ये पकड़ते हैं। स्टेप 3 में सेंसरी नर्व आती हैं। तो सेंसरी नर्व जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन के अंतर्गत ये आते हैं। तो सेंसरी नर्व जो है वो सिग्नल लेके जाएँगी, यहाँ से सिग्नल लेके जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएगा। फिर मोटर नर्व, फिर दिमाग में प्रोसेसिंग चलेगी, है ना? प्रोसेसिंग चलेगी, फिर दिमाग डिसीजन लेगा, वहाँ से फिर ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से आपके हाथ, ये आ गया। अब यहाँ पर डिसीजन ले लिया कि हाथ हटाना है, तो आपका हाथ हट जाएगा। यानी यहाँ से स्टिमुलेशन मिला, यहाँ से नर्व सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में गया, यहाँ प्रोसेसिंग हुई, दिमाग ने सोचा क्या करना है, हाथ हटाना है। यहाँ से तुरंत दूसरा सिग्नल गया, मोटर सिग्नल जाके मोटर नर्व को बोला हाथ हटा लो, आपने हाथ हटा लिया। तो ये एक तरह की मैकेनिज्म होता है। ठीक, मोटर सिग्नल भेजा, कमांड वापस आई, उसके बाद रिस्पॉन्स है। तो ये एक तरह का, इसे रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। यानी एक प्रक्रिया यहाँ से लेस से शुरू हुई और जो है रिस्पॉन्स पे जाके खत्म। ठीक, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगला है कि ब्रेन के मेन फंक्शन एरिया क्या-क्या होते हैं, थोड़ा-सा हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल सिस्टम, ठीक? तो किस तरीके से ये न्यूरो कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो अभी हम थोड़ा-सा ब्रेन के बारे में कुछ ज़रूरी पहला है सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा होता है ना? जो सबसे बड़ा हिस्सा जो ब्रेन का है वो है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या करता है, ये आपका थिंकिंग, सोचना, इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, स्पीच एंड वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट आपको याद है ना, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, बोलना, ये सारी चीज़। दूसरा होता है सेरेबेलम, जो आपका छोटा दिमाग होता है, यहाँ पीछे छोटा मगज, है ना? आपने मूवी में देखा होगा, एक नाना पाटेकर बोलते हैं मगज में नहीं मारना, है ना? तो ये छोटा मगज यहाँ पर, तो उसको सेरेबेलम बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, पोस्चर को सही रखना, ये सेरेबेलम का। अब मान लो किसी व्यक्ति, कोई चलते चलते कभी रोड पे इधर झूल रहा है, कभी उधर झूल रहा है, तो ये किसकी गड़बड़ी से आएगा, ये सेरेबेलम की गड़बड़ी से आता है ना? बैलेंस नहीं बना पा रहा।
तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? ये हमारे यहाँ से, ये जो है, ये हो गया सेरेब्रम, ये हो गया सेरेबेलम, ठीक। उसके नीचे बीच में से जो है एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा है, गर्दन के थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है, जिसमें आपका ब्रीदिंग का कंट्रोल होता है, आपकी हार्ट बीट का कंट्रोल सेंटर है, बीपी है और कॉन्शियसनेस है इसके बारे में, ठीक। ये कुछ मेजर कंपोनेंट थे, बाद में फिर हम इनकी और डिटेल में जाएंगे, है ना। नर्व सिग्नल किस तरीके से काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो नर्व में जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल से चलता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, आप सभी ने न्यूरॉन्स की रचना देखी होगी ऐसे, फिर आगे जाके उससे फुंसियाँ सी निकली रहती हैं पेड़ की टहनियों की तरह, है ना। तो ये जो लंबा पार्ट है इसको एक्सॉन बोला जाता है, और ये छोटे छोटे हिस्से डेंड्राइट्स रहते हैं, ठीक। तो एक्सॉन, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एक्सॉन के ऊपर से चलता है, और साइनेप्स पे जो यहाँ पर डेंड्राइट्स वगैरह, डेंड्रॉन वगैरह रहते हैं, वहाँ पर जब दो डेंड्रॉन जुड़ते हैं तो उस हिस्से को साइनेप्स बोला जाता है। तो वहाँ पर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलाइन, जो यहाँ पर बनेगा और बन के दूसरी तरफ सिग्नल को पहुँचा देगा, ठीक। तो एक्सॉन से चला, डेंड्राइट पे गया, वहाँ साइनेप्स है, दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा और वहाँ पर वो चला। तो जो जॉइंट है, जो दूसरे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलने की जो जगह है वो साइनेप्स है, ठीक। तो वहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होगा और दूसरे तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत तेज गति से होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने में तो कई बार 1000-2000 सिग्नल अपने आप जा चुके होंगे, है ना। तो उसका मैंने एक न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे मैं अभी आपको और भी न्यूरोट्रांसमीटर बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन इससे एक्टिवेट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू चली, फिर यहाँ पर जो है डेंड्राइट, डेंड्रॉन वगैरह है, वहाँ पर साइनेप्स है, साइनेप्स में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर ने वो ट्रांसफ़र किया, रिलीज हुए, और नेक्स्ट न्यूरॉन को, जो दूसरा अगला न्यूरॉन है, उसको एक्टिव कर दिया जाता है। तो इसमें जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इस तरह की प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो होते हैं आपके एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये कुछ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इनके और भी अलग अलग फंक्शन हैं, वो हम आगे अगली क्लासेस में या वीडियो में उनको समझेंगे, ठीक। सो एक थोड़ा सा हम रिकैप देख लेते हैं। वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से हो रहा है, जैसे हाथ उठाना, गिराना, जो भी चीज़ें। इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, जो ऑटोमेटिक चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, खाना पच रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। आपका ब्रीदिंग, सांस लेने का जो पैटर्न है वो है। तो न्यूरो कंट्रोल सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है? तो मूवमेंट कंट्रोल, ऑर्गन फंक्शन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, पेन सेंसेशन, इमोशनल बैलेंस, हीलिंग रिस्पॉन्स। तो न्यूरोथेरेपी में इसी कंट्रोल सिस्टम को बैलेंस करने पर हम लोग काम करते हैं। जब ये सिस्टम बैलेंस होता है तो आपकी कोर डिजीज ठीक होना शुरू होती है, बीमारी अंदर से ठीक होती है, ठीक। तो अगर सिंपल एनालॉजी अगर देखें तो आप कंप्यूटर और हमारे कंट्रोल सिस्टम को आप एक जैसा समझ सकते हैं। जैसे ब्रेन हो गया, तो जो हमारा ब्रेन है, इसी तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसी तरह से उसमें मेन केबल होती है। फिर नर्व जो है वो एक वायरिंग की तरह काम करती है। फिर ऑर्गन जो है तो यहाँ हार्डवेयर होता है। फिर माइंड जो है वहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक। तो शॉर्ट में अगर देखें, इन शॉर्ट में, तो न्यूरो कंट्रोल सिस्टम यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें 3 पार्ट होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? एक तरह का कमांड सेंटर है। नर्व क्या है? कम्युनिकेशन लाइंस है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है। एंड रिफ्लेक्स यानी इंस्टेंट रिएक्शन। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? जैसे आपने कोई चीज़ छुई और सडनली आपने हाथ हटा लिया, ये रिफ्लेक्स हो गया। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक तरह के केमिकल मैसेंजर, ठीक। तो आज हमने न्यूरो कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें अगर ये टॉपिक
आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह की और भी वीडियो आप चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताएँ कि अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उन विषयों को आपको आपकी ही भाषा में, सरल भाषा में हम समझा सकें और इस तरह हम जो है न्यूरोथेरेपिस्ट एंड मानव समाज की सेवा कर सकें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी।